नमस्कार साथियों, आज इस लेक्चर में हम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर के बारे में जानेंगे। हमको पता है कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ और उसमें बाबर की जीत हुई, तो उसी के माध्यम से बाबर ने भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। हालांकि बाबर अपने इस शासन को स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया और 1530 में ही चल बसा। ठीक है, तो जो बाबर है, जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर है, उसका जन्म 14 फरवरी 1483 1483 को मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र में हुआ था। 1494 में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसका पिता उमर शेख मिर्ज़ा छज्जे पर खड़ा होकर कबूतर उड़ा रहा था, तो छज्जे से गिर जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो पिता की मृत्यु के बाद मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में ही बाबर फरगना का शासक बन जाता है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। और इनमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो उमर शेख मिर्ज़ा है, उसका जो वंश था वह था तैमूरी वंश, और जो उसकी माता कुतलुग निगार खानम का वंश है वह था मंगोल वंश। इसलिए ये मंगोल और तैमूर वंश दोनों का वंशज था। बाबर की समरकंद में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए बाबर ने कई बार समरकंद को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी भी स्थायी रूप से इसमें सफल नहीं हुआ। उसने एक दो बार समरकंद को जीत भी लिया, लेकिन कभी भी 1 वर्ष से ज़्यादा वह समरकंद पर अपना नियंत्रण रखने में सफल नहीं हो पाया। फिर 1504 में उसने काबुल और गजनी को जीता 1504 में। 1507 में उसने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद उसने अपना ध्यान भारत की ओर लगाया, क्योंकि उसको समझ में आ चुका था कि जो है समरकंद को जीतना उसके लिए बहुत अधिक मुश्किल है। इसलिए उसने अपना ध्यान भारत की ओर लगाया, क्योंकि उन दिनों में वह आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान था, उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए उसने अपना ध्यान भारत की ओर लगाया। बाबर का भारत पर आक्रमण तो 1519 में सीमा क्षेत्र बाजौर और भीरा को उसने जीता। 1519 में ही पेशावर तक के क्षेत्र को उसने जीत लिया। फिर उसके बाद 1520 में उसने बाजौर भीरा से पंजाब के सियालकोट तक का क्षेत्र जीत लिया, और 1524 तक उसने लाहौर सहित लगभग पंजाब तक अधिकांश भाग को जीत लिया था। ये उसकी जो है स्थिति थी 1524 तक। ये 4 युद्ध उसने लड़े और उसमें जो है 1524 तक लाहौर सहित पंजाब का अधिकांश भाग उसने जीत लिया था। तभी उसको ये पता चला कि भारत में जो क्षेत्रीय राज्यों की स्थिति है वह अच्छी नहीं है। जो क्षेत्रीय राज्य हैं वह आपस में ही लड़ रहे हैं, वह आपस में संगठित नहीं हैं, और इसकी पुष्टि हो जाती है उसी समय बाबर के पास जो है भारत पर आक्रमण करने का न्योता आता है। और ये न्योता दिया था पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी के दूत ने, और एक अन्य दूत आया था इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी का दूत। और ऐसा भी जो है बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि उसके पास राणा सांगा का भी दूत आया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी कि दिल्ली में इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था, लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। इब्राहिम लोधी बहुत ही बदनाम था। ये अपने अमीरों में, अपने राज्य में काफ़ी बदनाम था। ये अपने जो कलीग्स हैं उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता था, इसलिए इसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। इसके साथ साथ ही इब्राहिम लोधी अच्छा सेनापति भी नहीं था, जो है इसको युद्ध लड़ना नहीं आता था। उसके साथ राजस्थान में एक बहुत ही प्रतापी, एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे राणा सांगा। तो राणा सांगा शासन कर रहे थे, और राणा सांगा बहुत ही अच्छे जो है
बहुत ही युद्ध कला में बहुत निपुण थे और ये बहुत ही अच्छे शासन के संचालक थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता था राणा सांगा के बारे में कि राणा सांगा ने 80 युद्ध लड़े और उसी में से एक भी युद्ध में ये जो है हारे नहीं हैं और उनके शरीर में 80 घाव थे। ठीक है, उसके अलावा दक्षिण भारत में जो है 2 राज्य थे, एक तो बहमनी राज्य जो कि मुस्लिम राज्य था और एक विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे उस समय जो है कृष्णदेव राय। ठीक है, तो ये उस समय जो है भारत की स्थिति थी। इसके अलावा बंगाल में, मालवा में और गुजरात में भी शासक थे, ये भी मुस्लिम शासक थे और ये भी स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। फिर पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। ये होता है लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध होता है। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। इस युद्ध में प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग होता है और तोप सजाने की जो पद्धति है वह उस्मानी विधि से जो है तोप को सजाया जाता। तोप संचालन का जो नेतृत्व है वह उसको संभाला था उस्ताद अली कुली ने और बंदूकधारी जो बंदूकों का नेतृत्व था वह संभाला था उस्ताद मुस्तफा ने। जो इस युद्ध में जो तुलगमा युद्ध पद्धति का उपयोग हुआ था, तुलगमा युद्ध पद्धति का जो इसमें उपयोग हुआ था वह उसने उज्बेकों से ग्रहण किया था। इसमें तुलगमा युद्ध पद्धति का उपयोग हुआ था, इसमें जो है ये पद्धति उसने उज्बेकों से ग्रहण की थी। बाबर ने 1526 में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और जो है मुगल वंश की स्थापना कर दी। जब वह पानीपत के युद्ध में जीत गया तो 1526 में उसने स्वयं को बादशाह घोषित किया और यहाँ पर इसी प्रकार मुगल वंश की स्थापना हो गई। युद्ध के पश्चात बाबर को बहुत सारा माल मिला दिल्ली से और आगरा से। तो युद्ध के पश्चात बाबर ने उदारता से सभी लोगों को जो है माल बांटा, इसलिए जो है उसको उसकी उदारता के कारण लोगों ने कलंदर की उपाधि भी दी। फिर बाबर को पता था कि जो अगर भारत में जो है मुझे स्थायी रूप से टिके रहना है तो इब्राहिम लोदी को हराना ही पर्याप्त नहीं है। उससे भी अधिक प्रतापी और उससे भी अधिक प्रसिद्ध शासक था राणा सांगा, तो राणा सांगा को भी हराना बहुत जरूरी था। इसलिए जो है बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध होता है 1527 में। इस युद्ध में जो है बाबर ने राजपूत शासक राणा सांगा को हरा दिया था। ठीक है, राणा सांगा इस युद्ध में पराजित होता है। बाबर है उसको पता था कि जो खानवा का युद्ध है बहुत ही जो है भीषण होने वाला है। इसमें जो है जो बाबर की सेना है वह राणा सांगा की सेना से डरी हुई थी। इसलिए जो है बाबर इस युद्ध को किसी भी प्रकार से जो है जीतना चाहता था, इसलिए उसने जो है जिहाद का नारा दिया। और उसके बाद ही इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की, यानी कि जिसने काफिरों को मारा है, काफिरों को पतन करने वाला, तो उसने गाजी की उपाधि भी धारण की। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। तो 1528 में ये युद्ध हुआ मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था, तो यहाँ पर जो है चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, युद्ध में बाबर ने जो राजपूत सरदार है मेदिनी राय उसको भी पराजित कर दिया और उसकी 2 बेटियां थी, उन 2 बेटियों को अपने 2 पुत्रों हुमायूं और कामरान को जो है गिफ्ट कर दिया, भेंट कर दिया। इस युद्ध में भी उसने जिहाद का नारा दिया था। उसके बाद अगला युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। यह 1529 का युद्ध है और यह उसका भारत में अंतिम युद्ध था। बाबर ने अफगानी शासक था महमूद लोदी, उसको पराजित किया और यह बाबर का अंतिम युद्ध था। उसके बाद 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी, उसका जो शव था, उसको सबसे पहले तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन उसके बाद उसको वहां से निकालकर काबुल में जो है स्थायी तौर पर दफना दिया गया। अब बाबर की पुस्तकें कौन कौन सी थी, क्योंकि बाबर को और कार्य करने का और रचनात्मक कार्य करने का तो समय नहीं मिला, इसलिए जो है बाबर ने 2 पुस्तकें लिखी थी मुख्य रूप से। ठीक है, एक थी तुजू के बाबरी, इसको बाबरनामा भी कहते हैं, और एक थी रिसाल ए उसज या खत ए बाबरी। ठीक है, बाबर ने एक मुबैयान नामक पद शैली की भी शुरुआत की थी। ये एक लेखन शैली थी। बाबर
बाबर की जो लेखन शैली थी वह बहुत ही उत्कृष्ट थी। जो ये तुजुक ए बाबरी थी, तुजुक ए बाबरी को साहित्य और इतिहास की बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तक माना जाता है कि जो बाबर ने इसको इतनी अच्छी तरह से लिखा है, इसमें इतिहास की और साहित्य की दोनों की जानकारियां थी। ठीक है। बाबर ने शाहरुखी नाम का चांदी का सिक्का भी चलवाया था। अब बाबरनामा के बारे में जान लेते हैं। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। बाबर ने बाबरनामा में बताया कि भारत में जो है 5 मुस्लिम शासक थे और 2 हिंदू शासक थे। 5 मुस्लिम शासक कौन कौन से थे? बंगाल का शासक, दिल्ली का शासक, गुजरात का शासक, बहमनी शासक और मालवा का शासक। और 2 हिंदू शासक कौन कौन से थे? ये थे राणा सांगा और विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय। बाबर ने कहा कि हिंदुस्तान में सोने और चांदी की कमी नहीं है, हिंदुस्तान सोने और चांदी के मामले में बहुत समृद्ध है। बाबर ने भारत के बारे में कहा कि भारत में जो गणना पद्धति है बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर अरब खरब तक जो है गणना की जाती है। जो बाबरनामा का चित्रांकन है वह अकबर के समय हुआ और इसका प्रमुख श्रेय जाता है मीर सैयद अली को और अब्दुल समद को। बाबरनामा मूल रूप से चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई रचना है। बाबर ने बाबरनामा चगताई तुर्की भाषा में लिखी थी। इसके बाद इसका फारसी में अनुवाद हुआ और इसका फारसी में 4 बार 4 लोगों ने भिन्न भिन्न शासकों के काल में इसका अनुवाद किया। पहला किया जैना खान ने, तो जैना खान ने बाबर के समय इसका फारसी में अनुवाद किया। दूसरा किया पाइंदा खान ने, तो पाइंदा खान ने हुमायूं के समय इसका फारसी में अनुवाद किया। तीसरा किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने, इन्होंने अकबर के समय जो है इसका फारसी में अनुवाद किया। और हमको पता है अब्दुल रहीम खाने खाना बाबर के नवरत्नों में से एक थे। चौथा है अबू तालिम तुर्बती, इन्होंने शाहजहां के समय इसका फारसी में अनुवाद किया। ठीक है साथियों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।